हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत खनिज और शक्ति के संसाधन कौन-कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया है कहानी के माध्यम से 2 व्यक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो किरी है ये सुकांत से मिलने कहाँ जा रही है, धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पे जा रही थी। धनबाद जो कि झारखंड का एक जिला है और हम जानते हैं कि झारखंड कोयला से कितना संपन्न है। तो किरी जो है विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। देखती है तो सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? सुकांत से पूछती है। तो उसने बताया कि यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया, यानी कि ये कोयला खदान के नजदीक है, इस वजह से ये स्थान हमें इतना काला दिखाई दे रहा है और धूल भरा। और ये कोयला जो ट्रकों में भरा जा रहा है, ये क्या है? कोयला भरा जा रहा है। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? वो पूछती है कि खनिज क्या है? तो सुकांत कहता है, क्या आपने अभी नानबाई को नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी-कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं, तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज ही पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। और प्राकृतिक रूप से देखें तो प्राप्त होने वाला जो खनिज है या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है, उसे हम खनिज कहते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से जो भी पदार्थ उपस्थित है हमारे पर्यावरण में, हमारी पृथ्वी पे, तो उसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और उसे हम कहते हैं खनिज। है खनिज ऐसे भी हम परिभाषित करते हैं कि जो पृथ्वी के धरातल के अंदर से जो भी चीजें खोद करके निकाली जाती है, उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज वो भी सारी चीजें हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, धात्विक पदार्थ और धात्विक पदार्थ, ये सारी चीजें खनिज के अंतर्गत ही शामिल किए जाएंगे। खनिज जो है सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। सुकांत बता रहा है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित रहते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज देखें तो खनिज जो है विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर वे पहचाने जा सकते हैं। ये सारे उनके रंग होते हैं इन इन विशेषताओं के आधार पे। देखिए यहाँ दिया है कि क्या आप जानते हैं क्या सेल क्या होता है? सेल खनिज अवयव जो होते हैं कि अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल वो होता है जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी सेलों से ही हम लोग देखें तो खनिजों का खनन करते हैं। तो जिस चीजों को हम निकालते हैं वो कहें कि वो बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे अपद्रव्य भी मिले रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिले रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अयस्क। और इन्हीं अयस्कों को जब हम साफ करके अपने उपयोग के लिए बनाते हैं या हमारे लिए जब ये उपयोगी होता है, स्वच्छ हो जाता है, वो सारे जो अपव्यय जो उसमें से निकल जाते हैं, तो जाके हमें खनिज की प्राप्ति होती है। तो यही कहेंगे खनिजों का जो कच्चा रूप होता है, कच्चा रूप, उसे हम कहते हैं अयस्क। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। आइए यहाँ देखते हैं खनिजों के प्रकार। दिया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर देखें तो खनिजों को मुख्यतः एक तो धात्विक और दूसरा अधात्विक खनिजों में हम वर्गीकृत करते हैं। जैसे देखिए इस डायग्राम में दिया गया है, एक हो गया धात्विक और दूसरा हो गया अधात्विक। धात्विक के अंतर्गत भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे एक हो गया लौह और दूसरा है अलौह। तो इस प्रकार से हम इस खनिजों को हम विभाजित करते हैं। धात्विक खनिजों में देखें तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। यदि हम धात्विक खनिज देखें तो धात्विक खनिज लौह और अलौह हो सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। लौह खनिजों में कौन कौन से आएंगे? देखिए लौह खनिजों के अंतर्गत लौह अयस्क आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा,
क्रोमाइट में जो लोहा होता है ये आ जाएगा। ये सारे हमारे लौह खनिज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा है अलौह खनिज। तो अलौह का मतलब इसमें लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे अलौह धातुएं कहलाते हैं। अब आते हैं अधात्विक खनिजों में। तो जो अधात्विक खनिज, इसमें धातु तो होती ही नहीं है, इसमें धातु नहीं होती है, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो, ये भी खनिज है, पृथ्वी के धरातल खोद के हम निकालते हैं। जिप्सम हो गया, इसमें इन खनिजों के उदाहरण है, यानी ये अधात्विक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इनमें धातु नहीं होते हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला हो गया और पेट्रोलियम, ये सारे भी क्या है, अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को हम खनन, प्रवेधन तथा आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, इनके निकालने की विधियां हैं। खनिजों का निष्कर्षण देखिए इस डायग्राम में दिया है कि हम खनन द्वारा निकालते हैं, प्रवेधन और आखनन द्वारा। खनन में भी एक विवृत खनन होता है, एक कूप की खनन होता है, दो तरह से। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। नीचे देखिए दिया है कि जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी शैलें हैं, शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है खनन कहलाती है। और खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कूप की खनन कहते हैं। कूप की खनन यानी बहुत जो गहराई में खनिज होते हैं उनको हम कूप की खनन विधि द्वारा उसको हम निकाल सकते हैं बाहर। देखिए यहाँ देखिए आप सेल को देख करके बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। आगे दे रहा है कि प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या कहते हैं, हम गहन कूपों की खुदाई की जाती है। कूपों यानी कुआं, यानी पतले पतले कुएं बहुत गहराई तक खोदे जाते हैं। खुदाई के बाद इसे हम क्या कहते हैं, प्रवेधन कहते हैं इस विधि को। और प्रवेधन विधि से हम जितने भी खनिज कहेंगे, खनिज तेल हैं, उसको हम निकालते हैं। तो ये दे रहा है कि उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे हम आखनन कहते हैं। प्रवेधन हो गया गहरे कूपों की खुदाई करके वहां से निकाला जाता है, इसे हम प्रवेधन कहेंगे। और जो खनिज कहेंगे सतह के निकट होगी, पृथ्वी के धरातल के निकट, उसे आसानी से खोद कर निकाला जाता है, उसे हम आखनन कहेंगे। खनिजों का वितरण देखते हैं। खनिजों के वितरण के अंतर्गत दिया गया है कि जो खनिज है विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ तो हमें आग्नेय शैलों में दिखाई देंगे, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो जितने भी विविध प्रकार के खनिज हैं, इन तीनों शैलों में कुछ न कुछ हमें देखने को मिलते ही हैं। धात्विक खनिज की बात करें तो ये आग्नेय व कायांतरित शैल समूह में सबसे अधिक इनकी विशाल राशि देखने को मिलेगी। अधिकता हमें आग्नेय व कायांतरित शैलों में ही मिलेगी जो धात्विक खनिज है, जिनसे जो हमें विशाल जो पठार है, इनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। और जो पठार होते हैं हम देखते हैं तो खनिज संसाधनों से काफी संपन्न होते हैं। आगे उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो जो कनाडा में तांबा के लिए प्रसिद्ध है, निकिल के निक्षेप। और जो दक्षिण अफ्रीका में हम देखें तो लोहा, निकिल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। और आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के ये सब उदाहरण है। ये सारे के सारे आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाएंगे। यदि मैदानों में देखें तो मैदानों और नवीनोदित पर्वतों के जो अवसादी शैल समूह है उसमें अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं, इसमें पाए जाएंगे। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। खनिज ईंधनों में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और जो गैस होती है, ये सब हमें अवसादी शैलों में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो जिप्सम हो गया, चूना पत्थर, ये भी अवसादी शैलों के ही उदाहरण होते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे देखिए एक यहाँ पे ये मुख्य तथ्य दिया है कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, स्विट्जरलैंड में। आगे दे रहे हैं एशिया के, यानी वितरण देखते हैं किस किस में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पे है, किस महाद्वीप में, किन देश में अधिक है, किस में कम है, किस में नहीं है। यहाँ दिया है कि चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। लोहा में चीन और भारत दोनों कहें कि बहुत बड़े संग्रहण करता है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है।
चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप में देखें हम तो यूरोप में विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ये सारे निक्षेप उत्तरी अमेरिका में देखें तो उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो हो गया ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, यानी ग्रेट लेक जो हो गया वहां के सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इन सब झील क्षेत्रों के पास हमें एक खनिज क्षेत्र ये हो गया। और दूसरा है अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये 3 हो गया। तो कनाडियन शील्ड प्रदेश ग्रेट लेक के पास हो गया, और अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वतीय श्रृंखलाएं, इन 3 क्षेत्रों में मुख्यतः हमें खनिज संसाधन अमेरिका का देखने को मिलता है। इसमें लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन, ये सारी चीजें कनाडियन शील्ड से की जाती हैं। और यहाँ दिया है कि जो कोयले का खनन होता है, कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है खनन सबसे अधिक अमेरिका में। और पश्चिमी जो कॉर्डिलेरा है, इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, इसमें ये हो गया हमारा ग्रेट लेक का क्षेत्र, ये वाला हो गया अपलेशियन क्षेत्र, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र को दे रहा है इधर, तो इन 3 क्षेत्रों में हमें इसके निक्षेप अधिक देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका में दे रहा है कि जैसे ब्राजील है, तो ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू में देखें तो इसमें हमें तांबे सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। चिली और पेरू में तांबे के मुख्य भंडार है। ब्राजील और कोलंबिया विश्व के टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, उत्पादक हैं। ब्राजील व बोलिविया जो है टिन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना है, चांदी है, जस्ता है, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल में देखें तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है खनिज तेल की अधिकता। और वेनेजुएला जो ओपेक का भी सदस्य है, तो सबसे अधिक इस जो सारे देश हैं, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ये सारे खनिज तेल के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देखें तो ये भी खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ पे हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है, और फिर इसके साथ साथ जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं, सोने के लिए काफी प्रसिद्ध है। और तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अनेक खनिज हैं। इसके साथ साथ जो तेल निकाला जाता है अफ्रीका महाद्वीप से, तो अफ्रीका का जो तेल है उत्पादक देशों की बात करते हैं, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, इन सब में पाया जाता है तेल। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये इसके साथ साथ ये सोना भी, हीरा, जो ऑस्ट्रेलिया के कूलगार्डी और कालगोरली जो मुख्य प्रसिद्ध सोने के खाने हैं। हीरा के साथ साथ लौह अयस्क भी, टिन और निकल का अग्रणी उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, देखिए कालगोरली और कूलगार्डी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। यदि अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका जो है विभिन्न खनिज निक्षेपों, पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले, पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में वहां पे उपलब्ध है। खनिजों के उपयोग क्या क्या होते हैं? उपयोग में देखेंगे तो कई उद्योगों में इनका उपयोग हो जाता है। बहुत सारे उद्योगों में खनिजों के आधार पर मुख्यतः उद्योग चलते हैं और उन्हीं के उपयोग द्वारा बनाए जाते हैं। और रत्नों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। किए जाने वाले खनिज जो प्राय कठोर होते हैं, रत्न बहुमूल्य, उनसे मोतियां तैयार किया जाता है। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा जो एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर के पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है तांबा का। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है।
और एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, यानी सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है और जो एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट, यानी कहेंगे एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। इन सब का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने तक में किया जाता है। इतने सारे उपयोग हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे करें? देखिए, कुछ खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है और खनिज जो है अनवीकरणीय यानी खत्म होगा तो इसका पुनर्चक्रीकरण नहीं किया जा सकता है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है ताकि हम उसकी बर्बादी को रोक सकें। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ये सारी चीजें करके हम खनिज संरक्षण कर सकते हैं। शक्ति संसाधन में देखिए तो सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वो सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। फिर सन्नी कहता है, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जो जीवन शैलियां हैं बहुत तेजी से परिवर्तन हो रही या परिवर्तित हो चुकी हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत देखें तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन की बात करें तो इसका उपयोग पकाने में, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। ईंधन का प्रयोग हमारे जीवन में, हमारे देश में जो ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त की जाती है। जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग। यहाँ दिया है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो खनिज तेल के क्या लाभ हैं? आसानी से ये है कि परिवहनीय है, टैंकरों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार भी है खनिज तेल। और देखिए प्राकृतिक गैस के लाभ भी है कि प्राकृतिक गैस भी आसानी से परिवहनीय पाइपलाइनों द्वारा, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ भी है प्राकृतिक गैस और तेल से सस्ता भी है। हानि दे रहा है कि इसकी हानि क्या है? देखिए जो तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। कहीं रिसाव हुआ तो कहीं कि जल यानों द्वारा लेके जाया जाता है, वहां पे रिसाव हो गया तो फिर क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु जो सागरों के होते हैं तेल की सतह फैलने से ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण मृत्यु हो जाती है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, इसलिए इनका संरक्षण करके उपयोग किया जाए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी जो प्राचीन काल से हम कहें कि शुरुआती दौर से हम यूज करते आ रहे हैं और उनका नवीकरणीय मतलब वो खत्म हो सकता है। तो इसका लाभ क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में दो जैसे दिया गया कि ईंधन और कोयला। ईंधन का लाभ है ये सुप्राप्य है, आसानी से कहीं भी मतलब हम कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी मिल जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ईंधन का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ईंधन द्वारा सबसे अधिक लोगों को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। हानि ये है कि संग्रहण में अधिक समय उपयोग हो जाता है। प्रदूषण फैलाने वाला होता है ये हरित गृह प्रभाव में भी वृद्धि करता है, ग्रीन हाउस गैस में भी। और ईंधन और क्या है? निर्वनीकरण हानि होता है। यदि हम ईंधन किससे प्राप्त करते हैं? वनों से, वनों की लकड़ियों से। तो हम ईंधन के लिए क्या करते हैं? निर्वनीकरण, यानी वनों को काटेंगे तो उससे मिलेगा। इससे हमें देखने को मिलेगा कि हमारे क्षेत्र में निर्वनीकरण अधिक होने लगेगा। आगे दिए है कोयला। कोयला में देखें तो एक इसका लाभ क्या है? यह है कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए भी उपयुक्त है। कोयले का से हम प्रयोग करके और ताप विद्युत का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए भी क्या है? ये लाभ तो है, लेकिन हानि क्या है? हानि यह दे रहा है कि प्रदूषण का स्रोत है।
परिवहन के लिए काफ़ी भारी है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोयले को यदि पहुँचाना है तो क्या होगा, बहुत हानि मतलब परिवहन खर्च बहुत अधिक देना पड़ेगा भारी होने की वजह से। इसलिए जो ताप विद्युत केंद्र है, जितना जहाँ पे कोयला क्षेत्र होते हैं वहीं पे ये सारी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। आगे दे रहा है जल विद्युत। जल विद्युत का लाभ क्या है? पहला तो ये कि प्रदूषण मुक्त है ये, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देगा। जल विद्युत सस्ता भी है। हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है। नहीं, जल विद्युत उत्पादन के लिए कहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डैम बनाते हैं, वहाँ पे जल का संचयन करते हैं, तो वहाँ पे जो जनसंख्या रहती है उसको विस्थापित करना पड़ता है, तो जनसंख्या के लिए उनके आवास की समस्या होती है। दूसरा है निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, और फिर जैसे वहाँ के जो नजदीक वाले क्षेत्र हैं वो डूब जाते हैं जल में। और स्थापित करने में खर्चीला, स्थापित करने में काफी ये खर्चीला होता है। देखिए, ये उत्तर पूर्वी भारत में दिया है कि महिलाएं ईंधन ले जाते हुए जंगलों से लकड़ियां लेती हैं, बीनती हैं, तो इस तरह से ईंधन प्राप्त करती हैं। आगे दिया है कि पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन यानी जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं संसाधन। आगे हम कोयला के बारे में देखते हैं। देखिए, जैसे कोयला हम देखते हैं तो कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग हम घरेलू ईंधन में भी करते हैं, उद्योगों में भी करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग में, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को हम क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, लाखों वर्ष पूर्व हम देखे हैं कि पूर्व विशाल फर्न और दलदल के जो पृथ्वी की परतें थी, उसमें इन सारे पौधों के, पेड़ पौधों के, वृक्षों के दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ था। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है। यदि हम कृत्रिम रूप से चाहें कि कोयले का निर्माण कर लें तो ये संभव नहीं है। आगे दिया है कि विश्व में जो अग्रणी कोयला उत्पादक देश है, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस है। और भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है रानीगंज हो गया, पश्चिमी बंगाल में जो स्थित है, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सारे झारखंड में है। यानी कहें कि झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सारे कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन में कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी निकाला जाता है। आगे पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। देखिए, पेट्रोलियम में दिया है, इससे क्या होती है, हमारी कारें चलती हैं। ये जो पेट्रोलियम है ये हमारे साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिससे पेट्रोलियम कहते हैं। यानी ये कहें कि जो पेट्रोलियम होता है गाढ़ा होता है, काले द्रव्य से होता है, निकलता है ये, और इसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये स्थित कहाँ रहता है? ये सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत उसके बाद क्या होता है? तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को हम क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं। काला सोना इसलिए इसे कहा जाता है, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को। आगे देखते हैं, दिया है कि जैसे पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जैसे हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, जो भी अरब कंट्री हैं उसमें बहुत सारे उत्पादक उन्हीं देशों के हैं। उन लोगों की अर्थव्यवस्था भी कहें तो इसी पे तेल पे टिकी हुई है। और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादकों में अन्य भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो असम में है, असम में डिगबोई, मुंबई में देखें तो बॉम्बे जो हाई क्षेत्र है, बॉम्बे बेसिन ये हो गया। कृष्णा और गोदावरी नदी जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है इनका, इसमें भी पेट्रोलियम का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें तो देखिए, प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है। जहाँ पे पेट्रोलियम होगा वहीं पे इसकी संभावना रहेगी मिलने की, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड ये सारे प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं, ये देश सभी। आगे देखते हैं, भारत में जो जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा
त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। और इसमें हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत जो हैं, उन गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छ स्तर का विकल्प है। आगे देखते हैं हम जल विद्युत। ये देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना को दिखाया गया है। ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना द्वारा यानी जल को एक बहुत बड़े कहेंगे डैम बना के उसमें इकट्ठा किया जाता है और वहां से फिर उसे धीरे धीरे नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइनों द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। देखिए जो जल विद्युत होता है, हम बांधों में क्या करते हैं, वर्षा का जल तथा नदी का जल ऊंचाई से गिराने के लिए उसे संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के रूप में घुमाते हैं, तो विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही उत्पन्न होता है और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में शामिल हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन, ये सब शामिल है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्रों में देखें तो इसमें हमें मिलेगा भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजनाएं। ये मुख्य परियोजनाएं जो हैं भारत के महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, जहां से जल उत्पन्न किया जाता है। जैसे देखिए इसमें दिया गया है कैसे डैम के पीछे, इसके पीछे जल पूरा जल की राशि इकट्ठा की इसमें किया गया रहता है, फिर धीरे धीरे इनको इस भाग से छोड़ा जाता है। ये जल भंडारण हो गया हमारा। और एक टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइनों पे इस जल की धारा को छोड़ा जाता है, यहाँ से फिर विद्युत उत्पन्न होती है। फिर ऐसे यहाँ से विद्युत को क्या होता है, जो भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं इसमें संचय कर लिया जाता है विद्युत को। आगे देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में है, देखिए जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की मांग बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि संसाधन समाप्त होंगे जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है, जो परंपरागत स्रोत है। इसलिए हम गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नव्यकरणीय है, इससे प्रदूषण भी कम होता है और कहेंगे ये जल्दी समाप्त भी नहीं होने वाले हैं, तो इसका उपयोग हमारे लिए काफी आवश्यक है। आइए सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में दे रहा है कि जो सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है और सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले जो उष्ण स्थान होंगे वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे इनको स्थापित किया जाएगा सोलर प्लेटों को, पैनलों को। देखिए यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं पवन ऊर्जा से लाभ व हानियां क्या है। लाभ पहले देखते हैं। पहले तो इससे जितने भी होंगे सब प्रदूषण मुक्त होंगे। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत आती है और सुरक्षित और साफ है। हानि ये है ध्वनि प्रदूषण होगा। दूसरा हानि है कि पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा पड़ता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान डालते हैं और पक्षियों के लिए भी काफी हानिकारक होते हैं पवन चक्कियां। सौर ऊर्जा के लाभ है कि असमाप्य है और प्रदूषण मुक्त है, लेकिन हानि क्या है? हानि यह है कि काफी खर्चीला है और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बाद भी होती है। ज्वारीय ऊर्जा जो महासागरों में हम देखते हैं, जो आता है सागरों के जल में ज्वार और भाटा, तो जो ज्वार की वजह से हम उसके द्वारा भी बिजली उत्पन्न करते हैं, तो इसमें है कि ये भी प्रदूषण मुक्त है और असमाप्य ये भी है, क्योंकि जब तक पृथ्वी है तब तक चलते ज्वार भाटे आएंगे इस महासागरों में। और हानि क्या है? हानि ये है कि वन्य जीव आवास का नष्ट होना
और दोहन में थोड़ा बहुत ये कठिन है। ज्वार द्वारा विद्युत उत्पन्न करना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। देखिए परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु ऊर्जा होता है वो भी क्या होता है, ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत ही है। और इसका लाभ है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, यानी मात्रा में तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत अधिक होती है इसकी परमाणु ऊर्जा की। लेकिन हानि क्या है, हानि बहुत है। रेडियो एक्टिव व्यर्थ हो जाना को उत्पन्न करता है, फिर खर्चीला भी है, और इसके अच्छे से रख रखाव न किया जाए तो इसका बहुत हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। परमाणु ऊर्जा का बायोगैस, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है। इसके भी लाभ है कि कम लागत, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन करता है। लेकिन हानि है कि हरित गृह प्रभाव का कारण बायोगैस द्वारा भी हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो उसके गैस है उसके लिए काफी जिम्मेदार है। एक होता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा यानी भूमि से जो ऊर्जा निकलती है, जब भूमि के अंदर से जो हम तापमान प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। इसका लाभ है ये भी स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है, वो हर समय उपलब्ध रहता है। हानि है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला हो जाता है, कि वहां पे बहुत विद्युत उत्पन्न किया जाए फिर वहां से लाया जाए तो परिवहन काफी खर्च हो सकता है। और ये भी वहां वहां जहाँ पे जैसे पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र है जैसे गर्म जल के स्रोत निकल रहे हैं, या ऐसा स्थान है जहाँ से कि गर्म ज्वाला निकल रही है, तो उस तापमान का उपयोग करके हम विद्युत उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा खर्चीला हो जाता है। अब जहाँ पे मिलेगा वहां पे उत्पन्न करेंगे, काफी शहर से दूर भी वो स्थान हो सकता है, तो काफी परिवहन का खर्च इसमें बढ़ जाता है, इसलिए ये थोड़ी सी इसकी हानि है। आगे हम देखते हैं, हम ऊपर पढ़े थे उष्ण कटिबंध, तो वही उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए ही सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। अब शीत में जो शीत कटिबंध में स्थित है वहां पे तो हम सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे धूप ही उतना नहीं मिलेगा। इसलिए सौर ऊर्जा का उपयोग और सौर तापक, सौर कुकर हो गया, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा का। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में देखते हैं, देखिए जो पवन ऊर्जा है ये एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल तक से चला आ रहा है, और वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के जो समूह होते हैं, पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म, जो पवन फार्म होते हैं तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में ये लगाए जाते हैं, जहाँ पे कि जो हवाएं होती हैं प्रबल रूप से यानी तीव्र रूप से चलती हैं और लगातार चलती हैं। तो ये हमें तटीय क्षेत्र में व पहाड़ी घाटियों क्षेत्र में ही देखने को मिल जाता है, इसलिए ये सारी पवन चक्कियां उधर ही स्थापित की जाती हैं। देखिए दिया है कि जो पवन फार्म है हमें नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। आगे हम परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो परमाणु ऊर्जा है प्राकृतिक तौर पे प्राप्त रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनमें से यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से हम ये परमाणु ऊर्जा निकालते हैं। और ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर व उत्तर प्रदेश में जो नरौरा है, नरौरा में, और कर्नाटक में कैगा, ये सब क्या है विशाल मात्रा में, मतलब इन स्थानों पर भारत में जो परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं लगाए गए हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। आगे भूतापीय ऊर्जा देखते हैं। देखिए भूतापीय ऊर्जा में इसमें जो ताप ऊर्जा है जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है, और वर्षों से गर्म जल के स्रोत जो होते हैं, गर्म जल के स्रोतों से भी ये ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। देखिए परमाणु ऊर्जा का ये दिया गया है कि किस प्रकार से
ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। जैसे अभिखंडन द्वारा ऊष्मा निकलेगी, इस ऊष्मा से जल गर्म होगा, फिर भाप, इसके द्वारा टरबाइनें चलती हैं, टरबाइन चलेंगे, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होगा, फिर यहाँ पे विद्युत उत्पादन इस तरह से दिया गया है। मणिकरण, मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। मणिकर्ण घाटी जो है यहाँ पे बहुत तापमान, मतलब कहेंगे हॉट स्पॉट के रूप में, ये यहाँ से पृथ्वी के अंदर से ऊष्मा निकाली जाती है। इसमें देखिए आगे दिया है कि हम भूतापीय ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे जल गर्म करके। इसलिए इस तरह से यूएसए जो है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है, यूएसए में स्थापित है। इसके बाद स्थान आता है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका का। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पोगा वैली या पोगा घाटी में हमें देखने को मिलता है। भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र स्थापित है मणिकर्ण व पोगा घाटी में। देखिए ये भूतापीय ऊर्जा जैसे गर्म जल के स्रोत हैं, प्राकृतिक दरार से यहाँ निकल रहा है गर्म जल के स्रोत, इनसे जो भाप होता है, भाप का प्रयोग करके टरबाइनों द्वारा भेज करके टरबाइनों से इससे बिजली उत्पन्न किया जाता है। इस तरह से भूतापीय ऊर्जा द्वारा हमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा में उत्पन्न जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, और इस ऊर्जा का विदोहन हम समुद्र के जो संकरी मुहाने के बांध होते हैं, बांध के निर्माण से कर लिया जाता है। और उच्च ज्वार के समय, जैसे देखिए इसमें उच्च ज्वार आता है तो यहाँ पे लगाया जाता है टरबाइन, वही टरबाइन जनरेटर लगे होते हैं इनके, और उसी के जो जल धाराएं बहुत तेजी गति से आती है, उच्च ज्वार आता है तो उसका प्रयोग करके टरबाइनों द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है। उच्च ज्वार के समय क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। और रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी, इन सब में भी है, कनाडा में भी हमें देखने को मिलेगा। और जो कच्छ की खाड़ी है ना भारत के, यहाँ पे विशाल ज्वार मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम देखें तो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काफी अनुकूल दशाएं हैं या उपयुक्त हैं। तो यहाँ से हम ज्वारीय ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं। आगे है बायोगैस। बायोगैस में क्या दिया है कि जो जैविक अपशिष्ट होते हैं, जैसे मृत पौधे हो गए, जंतु के अवशेष हो गए, और पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट, ये सबको क्या करते हैं, गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है बायोगैस द्वारा। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस हम खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है बायोगैस। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य के लिए सुनहरा मौका बनाएं, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।